योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की शुरुआत। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार। सौ दिन पूरे होने से पहले दिखने लगी जमीनी हकीकत। हाल उत्तर प्रदेश का। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं युद्ध स्तर पर काम। कितना बदला उत्तर प्रदेश और कैसे बना उत्तम प्रदेश। गवाए देंगे उत्तर प्रदेश, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, सिर्फ वाइब्रेंट न्यूज और साधना प्लस पर। बहुत बहुत बधाई सब लोग, एक बार ताली बजा के माननीय आशीष पटेल जी के लिए। आशीष पटेल जी हमारे बीच में हैं। अब बिना समय गवाए मैं अनुरोध करूंगा अपने चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह जी से कि अपने वक्तव्य कहें। जितने भी सम्मानित लोग इसमें मौजूद हैं, मैं चाहूंगा एक सेशन हम लोग शुरू करें और फिर अभी हम सम्मान करेंगे हमारे पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह जी का भी। रमेश सिंह जी अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जिनके नाम हम भूल जाएंगे तो हम आप सबका सम्मान करेंगे। सबसे पहले हम सेशन जारी करें क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा समय सबको है। आशीष पटेल जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शशांक जी शुरुआत करें आप उनसे। तो आप जल्दी जल्दी हम अपना सेशन कंप्लीट करके हम अपने सभी गेस्ट को जो है हम उनको मौका दें और उनकी बात को जनता के सामने रखवाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह जी। सर आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि हो चुकी है। स्वतंत्र सिंह जी, संजय निषाद जी और हमारे कैबिनेट में कई मंत्री आए हैं यहाँ पर और उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और आशीष जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ और उनके व्यस्ततम समय में लगातार एक हफ्ते से लगा हुआ था, उन्होंने समय निकाला और अपने कार्यक्रम के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत करते हैं आपसे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आप दो सहयोगी दल हैं, अपना दल की अगर बात करें, जो सम्मान आपको मिला है, जो पार्टी ने सम्मान दिया, योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैसा महसूस करते हैं? क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए? मैं सबसे पहले एक विषय पे कहना चाहूँगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जब मोदी जी के युग की शुरुआत हुई थी 2014 से, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में इकलौते और विश्वसनीय सहयोगी के रूप में मौजूद हैं और आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में हमारे 12 विधायक हैं, 2 सांसद जीते हैं और 1 एमएलसी के रूप में मैं मौजूद हूं। तो मैं इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है और मैं विश्वास जताता हूं कि जो मुझे अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का, मैं उसमें खरा उतरूंगा। द वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश जो हमारी थीम है, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, अगर पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर लें और पिछले रिज्यूम की बात कर लें, सर उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव नजर आया है और आपको जो विभाग मिला है, प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बांट एवं माप, इस विभाग को लेकर के अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन का टास्क सभी विभागों को दिया था कि ग्राउंड लेवल पे अपनी कार्यशैली बनाएं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बनाएं और उनको पेश करें। और इसमें क्या चीजें निकल के सामने, क्या चीजें आपने तैयारी की हैं? सबसे पहले मैं जो आपने बदलाव की बात कही है, मुझे बस्ती मंडल का भी भ्रमण करने का मौका मिला जो 18 ग्रुप बने थे और जब मैं फील्ड पर गया नीचे तो मैं बड़े हर्ष के साथ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने अलग अलग बात किया, पूरे अधिकारियों को हटा करके हम तीनों मंत्री, मेरे साथ परिवहन राज्य मंत्री थे, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मैडम रजनी तिवारी थी, हम तीनों लोगों ने ये निर्णय लिया कि अधिकारियों को हटा करके, क्योंकि पहले के उसमें ये था कि जब मंत्री जाता था तो फील्ड पर उसको उसी जगह ले जाया जाता था जहाँ ले जाना था, तो हम लोगों ने, अगर हमसे कहा गया कि इधर चलना है तो हम लोग उल्टा जाते थे और उल्टा जा करके लाभार्थियों से व्यक्तिगत तौर पे बात किए और निष्कर्ष ये निकला कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो योजनाएं प्रारंभ की हैं
दो बड़े अच्छे पॉइंट निकल करके आए। वो योजनाएं जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक पहुंची हैं। नंबर 1, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, प्रधानमंत्री शहरी आवास हो, या प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना हो, या राशन वितरण जो है वो लाभार्थियों तक पहुंचा है। एक दूसरी बात, जो जब हमने उनसे अलग से बात किया तो एक बड़ा अच्छा ये निकल करके आया कि बीच में जो एक सिस्टम होता था पूर्ववर्ती सरकारों में, वो सिस्टम कहीं, मैं उसको कहना नहीं चाहता, वो सिस्टम की प्रेजेंस जो है जीरो है, समाप्त हो चुकी है। ये हमारा जो व्यक्तिगत घूमने का हो सकता है कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो, लेकिन हमने हर जिले में जब बात किया तो हमको यही, तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन के साथ 2014 में गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की, वो योजनाएं वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंच पा रही हैं। ये मैं विशेष बात कहना चाहता हूं। सर, दूसरी चीज हमने अभी पूछी कि 100 दिन की अगर बात करें जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो 100 दिन का एजेंडा है, हमारा जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है, ये बहुत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो मेरा तो 100 दिन में जो हमने, जैसे कुछ जो इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं उनको जमीन पर उतार करके लोकार्पण कराना, उनका हर चीज को ऑनलाइन कराना। अभी तो कल एक बड़ा अच्छा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष उसमें से हमने जो AICT होता, आपने नाम सुना होगा, AICT का वेतनमान जो है पहली बार डिप्लोमा सेक्टर के टीचर्स को कल अनुमन्य कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई, ये आपके उससे हुआ है। दूसरा, हमने एक और चीज प्रारंभ किया है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन में हमारी सरकार का ज्यादा जोर है। और मैं भी एक टेक्नोक्रेट ही हूं, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि जो एजुकेशन हम लोग टेक्निकल क्षेत्र में, मतलब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा क्षेत्र में दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी सुधारें और उसके आधार पर उनको रोजगार दें। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि प्लेसमेंट, रोजगार। जो हमारे बच्चे निकले, लगभग 1.5 लाख डिप्लोमा सेक्टर से और लगभग 3 लाख जो है डिग्री सेक्टर से बच्चे लगभग निकलते हैं। तो इन बच्चों को जब ये निकलें तो इन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता, और हम उसी पर काम कर रहे हैं। एक और चीज देखने को आती है, बहुत कम लोग, शायद हमें तो लगता है सभी लोग जानते होंगे, आशीष जी इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर के बाद में राजनीति के गुर। तो ये सर, जो इंजीनियर का काम बहुत टेक्निकल होता है, तो ये तकनीकी जो आपकी है यहाँ विभाग में कैसे काम आ रही, क्योंकि आपने कहा फार्मूला नहीं यहाँ काम करता है, तो कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? जिस तरह से, वैसे आपने बताया पूर्ववर्ती सरकारों में लोग वहां जाते थे जहां पर सब चीजें साफ थी, अब आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाया? इंजीनियर होने के साथ साथ प्राविधिक शिक्षा विभाग के आप मंत्री हैं, अपना दल में आप अपना विशेष स्थान रखते हैं, MLC हैं और केंद्रीय मंत्री के पति भी हैं, तो कैसा अनुभव रहता है, कैसे चीजें मैनेज करते हैं? जी, मेरे बड़े भाई लाल जी निर्मल साहब बैठे हैं सामने। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जानते हैं कौन सी? सोशल इंजीनियरिंग। और हम लोग, हमारी पार्टी उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है जिस सेगमेंट को वास्तव में उनके अधिकारों की जरूरत है, उनके अधिकारों के लिए हमारी पार्टी लड़ती है। हम उनके जो विषय होते, मैं बस 2 विषय आपको बता दूंगा तो आप इस पर। उत्तर प्रदेश में हमारे से पहले या भारत सरकार में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, OBC के आरक्षण के लिए कभी सोचा भी नहीं था। हमारी नेता जब भारत सरकार में पहुंची, जब वो सांसद के रूप में थी तो संसद के माध्यम से, और जब उन्हें मंत्री पद मिला तो उन्होंने OBC का आरक्षण तीनों जगह कराने का प्रयास किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस विषय को सुना और उसको भारत सरकार में लागू कराया। पिछड़े वर्ग से ही कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि OBC का आरक्षण सैनिक स्कूल में भी होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की, विशेष रूप से निषाद साहब सहमत होंगे इस बात से, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे
पिछड़े वर्ग के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में इसके बाद जो है जगह पा रहे हैं। एक दूसरा विषय नीट का रिजर्वेशन जो है एक बहुत बड़ा वो था, इशू था। उसको भी हमारी नेता ने माननीय गृह मंत्री जी से लगातार परसुएंस करके उसको लाने का काम किया है और माननीय गृह मंत्री जी का हम और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नीट में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया, जिसके फलस्वरूप ओबीसी वर्ग के बच्चे डॉक्टर्स बन करके निकलेंगे। तो ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा वो है। हमारी मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पार्टी की ओर से कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उसको ओबीसी के लिए सोशल इंजीनियरिंग के उसको उन्होंने सामाजिक न्याय के विषय को जमीन पर उतारा है। पहले के लोग तो सिर्फ कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको जमीन में उतारने का काम किया। हमारे निर्मल साहब प्रदेश में लगे रहते हैं ओबीसी और एससी के लोगों के लिए जो है ये भी अपने स्तर से बहुत सारे विषय को लाते रहते हैं। तो मैं जो आपने इंजीनियरिंग की बात की, मैंने उसको उस स्तर पे समझा दिया आपको। आशीष जी, एक और बात निकल के सामने आती है। लगातार अगर आपकी बात करें, सरल स्वभाव के हैं, आपके यहाँ लगातार लोगों की भीड़ रहती है, अपने समाज के लिए आप लोग विशेष काम करते हैं। जो समाज के लोग हैं अभी तक इन 100 दिनों से पहले, यानी लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं, इन 100 दिनों से पहले वो काम जो योगी आदित्यनाथ, जैसे आपने बताया कि ये चीजें हुई हैं, आने वाले समय में जो बदलता हुआ वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश में अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किस तरह अपने लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाना चाहेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग? अभी 50 दिन हुए हैं, मैं भी नया हूं, थोड़ा वक्त दीजिए आपको। फिर मैंने आपसे कहा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। सीधा बिना रुके हमारे साथ में मैं आदरणीय ब्रजमोहन जी से, जो चैनल हेड हमारे, मैं कहूंगा कि जो हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई आशीष पटेल जी से कुछ पूछना चाहे। सर, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं। हेमंत सर हैं हमारे साथ निषाद जी हैं, हमारे साथ दिवाकर जी हैं, रमेश सिंह जी हैं, यशपाल सिंह जी हैं। लेकिन इस देश में हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं ना, ये तो परिपाटी बदल गई कि उन लोग बोलते हैं जय श्री राम जैसे, लेकिन सीताराम, जय सिया राम, यानी महिलाओं को लेकर के हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला, क्योंकि सर यहाँ सारे राजनीतिज्ञ हैं, मैं ये जरूर सबको बताना चाहता हूँ अपर्णा जी के बारे में। अपर्णा जी के विषय में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हेमंत सर बैठे हैं, तमाम राजनीतिक बैठे हैं, आप खुद सर एक राजनीतिज्ञ हैं और एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, आपकी धर्मपत्नी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। सर, राजनीति में ना बड़े मुश्किल होते हैं फैसले लेना जो है खास तौर से, और जो लोग ले लेते हैं उनको नुकसान और फायदे दोनों उठाने पड़ते हैं। और राजनीति में ऐसे फैसले लेना, ये सिर्फ अपर्णा बिष्ट यादव ले सकती हैं, जिन्होंने ऐसे समय पे ऐसा फैसला लिया जो बहुत ही मुश्किल फैसला था। देश का 80% हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो ये मान रहा था कि भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने जो है ऐसे मौके पर उन्हें लिया। तो मैं सबसे पहला प्रश्न उनके माध्यम से जरूर पूछवाऊं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो सच में दिल से राजनीति करने उतरे। इसीलिए देश के वो तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, मुझे लगता है जो सबसे अच्छी ज्वाइनिंग्स अगर हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के दौरान, तो उसमें अपर्णा जी का सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था। एक हेमंत जी कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बाद से फिर मैं एक सवाल जो है वो मैं इन्हीं से शुरू करूंगा, लेकिन हेमंत जी ने हाथ का इशारा कर दिया। ब्राह्मण हैं, बड़े पत्रकार हैं, इसलिए इनको मैं टोक नहीं सकता। सर प्लीज। असल माहौल थोड़ा नीरस हो रहा था। आपने मेरी अपर्णा जी जिक्र किया, मेरी भतीजी लगती हैं, और मुझे गर्व है कि एक पत्रकार की प्रखर पुत्री, बहुत ओजस्वी वक्ता, और इनका आचरण। और मैं खाली इतनी चीज़ कहूँगा कि सियासत में जब बिना कुछ किए कोई सनसनी पैदा कर देता है तो उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मुझे गर्व है कि मेरी भतीजी ने एक बार पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय कर दिया है। आशीष मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन थोड़ा माहौल में थोड़ा सा बदलाव किया जाए।